नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम मिलते हैं ओशो को प्रेम करने वाले व्यक्तियों से, तरह तरह व्यक्तियों से मिल रहे हैं। आज हमारे शो में जो है वो है माँ प्रेम मीरा जी। नमस्कार। माँ प्रेम मीरा जी ओशो से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रयास करेंगे कि ओशो से जुड़ने के बाद में इनमें क्या चेंजेस आए या जो मेरे मन की जो क्वेश्चन है वो। तो माँ, मैं क्योंकि ओशो से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल फीलिंग है और लोगों को जब ये मालूम चलता है कि मैं भी ओशो से जुड़ा हुआ हूँ तो लोग मेरे से भी कुछ सवाल करते हैं। तो जो अधिकतर सवाल मेरे पास में आते हैं वो ये होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ओशो ठीक है, लेकिन ओशो की मेन देशना क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उनका विजन क्या है, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, जो मुझे समझ आया है इतने वर्षों में और जो मेरा अनुभव है, ओशो की बात करते एक नए मनुष्य की, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा ध्यानी, एक ऐसा सन्यासी जो पुरानी कई सालों की पीढ़ियों की जो रूढ़िवादी परंपरा, समाज का वो सारी व्यवस्था, उसको जिसने ब्रेक करके और एक वो ध्यान से जो वो जन्मा हुआ व्यक्ति, वो नया मनुष्य, उसको ओशो ने नाम दिया है जोरबा द बुद्धा। एक ऐसा बुद्धा जो मार्केट प्लेस में भी रहकर ध्यान में है। वो अगर दुकान भी कर रहा है तो ध्यान में रह करके कर रहा है। तो मेन जो ओशो की देशना है वो प्रेम और ध्यान। जैसे एक पक्षी के दो पंख, एक प्रेम है और एक ध्यान है। अगर आप प्रेम करोगे तो जीवन में ध्यान आएगा और अगर ध्यान करोगे तो जीवन में प्रेम आएगा। तो मुझे ओशो की यही देशना समझ आई है और यही विजन। ओके, लेकिन प्रेम को तो लेके लोग बागों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन प्रेम को थोड़ा समझते हैं, लेकिन ध्यान को लेके लोग नहीं समझ रहे। ध्यान क्या, ध्यान किसे कहते हैं? देखिए, जो जितनी भी ओशो ने विधियाँ दी हैं, जितनी भी ध्यान की विधियाँ दी हैं, कुंडलिनी, डायनेमिक, जिब्रेश और जो भी जितनी भी नो डायमेंशन, बहुत सारी विधियाँ ओशो ने दी हैं और जिनको बोला है रेगुलर करने को। तो बेसिकली वो जो ध्यान विधियाँ हैं, वो ध्यान विधियाँ हमें इस्तेमाल करनी है कि हम भीतर से जीवन जीना शुरू करें। ध्यान में हमें होना है, ध्यान करना नहीं है। करना तो है, स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी, पहले तो आपको विधियों को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो विधियों को आपने पकड़ के नहीं रखना, आपको ध्यान में होना है। वो ध्यान घटना चाहिए। वो जब जीवन में घटेगा तो आप कहीं भी जाओ, आप ड्राइविंग कर रहे हो आप ध्यान में हो, आप बात कर रहे हो ध्यान में हो, आप फिल्म देखने जा रहे हो इवन वो भी ध्यान में हो। मैं तो अगर डिस्क जाती हूँ मैं तो वहाँ भी ध्यान में होती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और प्रेम को लेके ओशो की क्या परिभाषा है वैसे? देखिए, प्रेम जो ओशो ने बोला है, प्रेम 3 तल पे होता है। एक तो पहला जो तल है शारीरिक, कि आप किसी के शरीर से अट्रैक्ट होते हो और शारीरिक तल पे किया हुआ प्रेम है। उसके बाद हृदय का प्रेम है कि आप किसी का हृदय से जाके कनेक्ट होते हैं। तो ओशो ने बोला है जो शारीरिक तल पे भी है जो प्रेम है, वो ये नहीं कि वो उसमें से आपस में प्रेम घटे नहीं घटे, एक पॉसिबिलिटी है। और हृदय के तल पे थोड़ा सेकंड लेवल का है कि आप हृदय से किसी के साथ जुड़े हो, आपको उसका साथ अच्छा लग रहा है, वो है। फिर जो तीसरे लेवल का प्रेम है वो है 2 ध्यानियों के बीच में। जो 2 ध्यानियों के बीच में जो प्रेम होगा, वो प्रेम से आप एक अच्छी कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो, एक अच्छा आश्रम बना सकते हो, एक आप अच्छा गृहस्थ बना सकते हो, क्योंकि उस गृहस्थ से जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो होंगे ही ध्यान में। तो प्रेम जो मेरे को समझ आया, प्रेम कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं। हम क्या है, किसी के प्रति आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं। किसी की हमको शक्ल सूरत पसंद आ जाती है, वही हमें प्रेम लगता है, या फिजिकल रिलेशन को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। तो प्रेम एक बहुत गहरी महसूस करने की चीज़ है। ओके। तो माँ, आपने जैसे कहा कि अभी हमारे को आपने ओशो ने जो प्रेम के बारे में बोला वो बताया, आपने कहा कि ध्यान के बारे में बताया, आपने कहा कि ओशो एक नया मनुष्य जोरबा द बुद्धा पैदा करना चाहते थे, नया मनुष्य। तो क्या आपको नए मनुष्य हैं? मैं मानती हूँ अपने आप को, बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, तो कैसे आप हो, थोड़ा सा आप अगर कहना बताना चाहिए कैसे? मैंने जब ओशो से मैं मिली जब पहली बार, मतलब उनको मैंने फिजिकल बॉडी में तो नहीं देखा, उनकी चेतना से ही जुड़ी मैं।
तो उस दौरान मैं बहुत बड़ी एज की नहीं थी, छोटी थी, 25-26 साल की थी, और उस दौरान मेरा जो वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ। तो नेचुरली 25-26 साल में आपके पास 2 बच्चे हों और आप ऐसे समाज में जी रहे हो जिसमें परिवार में आपको जो है बहुत ही सनातनी परिवार हो, तो आपको प्रेशर दिया जाता है कि आप दूसरा विवाह कर लें। एक विवाह टूटा तो कोई बात नहीं, दूसरे बंधन में चले जाएं, क्योंकि आप समाज में कैसे जिएंगे? आप एक महिला हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं, आप उनको कैसे पालेंगी? आप कैसे समाज से जूझेंगी? बट वो सब मुझे ओशो से ही वो प्रेरणा मिली कि क्यों ओशो ने स्त्री को इतना सम्मान दिया, और ओशो ने बोला कि स्त्री अपने आप में संपूर्ण है। तो मैंने वो पुरानी सारी परंपरा तोड़ी कि नहीं, समाज में अगर मुझे जीना है तो मुझे किसी पुरुष के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मेरा अहंकार नहीं है, और ये नहीं है कि लेकिन मैंने वो परंपरा तोड़ी कि मुझे नहीं, एक बार विवाह कर लिया, वो समझ गई मुझे अब ऐसे ही जीवन जीना है, ध्यान में रहकर, और जो अपने भीतर अगर कुछ घटा है तो वो दूसरों को बांट कर। ओके ओके। तो यानी हम ओशो के लिए हर व्यक्ति कहता है कि वो एक रिबेलियस थे, क्रांतिकारी थे। तो आपको ये लग रहा है कि आपने उनके क्रांतिकारी विचारों को पकड़ के उनको फॉलो किया आपने? एक और क्रांति करी है। एक तो ये क्रांति कि दोबारा विवाह के बंधन में नहीं बंधी, और उसके लिए मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत प्रेशर दिया गया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मैं जीवन कैसे बिताऊंगी, इस समाज में एक अकेली स्त्री नहीं रह सकती, उसको किसी ना किसी पुरुष के सहारे की ज़रूरत होती है। तो एक ये परंपरा मैंने तोड़ी कि नहीं, मैं तो जी के दिखाऊंगी। दूसरी परंपरा में जिस परिवार में पैदा हुई, बहुत ही कट्टर हिंदू वैदिक समाज मतलब परिवार रहा मेरा, और वहाँ पर ये सूफीज़म की बात करना, वहाँ पर कवालियों की बात करना, वहाँ पर इस्लाम की बात करना बहुत ही एक तरह से वर्जित माना जाता है। और मैं जब ओशो ध्यान विधियों को करने लगी तो मुझे सूफ़ी विधियों में बहुत इंटरेस्ट आता था। मुझे सूफ़ी वर्लिंग, सूफ़ी कवालियाँ सुनना, डांस करना। तो मैं अपने घर में मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे बहुत गालियों का सामना करना पड़ा कि तुम किस परिवार में पैदा हुई हो और तुम क्या कर रही हो, एक दूसरे धर्म के लोगों को तुम वो कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं तो ऐसे ही जीऊँगी, क्योंकि मुझे तो यही करना है। मैंने जब आपको कोई आपके मार्ग में बाधा नहीं बनी तो आप भी मेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। तो बहुत इसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, पर ठीक है, उन्होंने साथ दिया मेरा। तो ये तो खैर आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे आपके परिवार में आपके फादर साहब से एक बार मिला हुआ हूँ। वाकई नो डाउट बड़े कट्टर रहे, कट्टर नहीं बोलते उसको, उनको कि सनातनी रहे, उनकी अपनी रही। तो आपने उसके बावजूद भी इस तरीके से अपने स्टेप ली। तो क्या आपके हिसाब से ये है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर कहीं की हो जाती है, किसी भी कारण से नहीं बनती है, तो शादी वो नहीं कर रहा है सेकंड, वो सबके सब यानी ओशो के जोरबा तो बुद्ध नहीं है? देखिए, मैं ऐसा किसी को कैसे कमेंट कर सकती हूँ, सबकी अपनी यात्रा है ना। लेकिन निश्चित वो समाज में हिम्मत की है उन्होंने, समाज से जूझ करके और ओशो के मार्ग पे चलने की। तो वो है, तो आम लोग तो नहीं है वो। ये तो नहीं कह सकती कि जोरबा द बुद्धा है, सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत से हैं। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रियली ओशो की देशना के हिसाब से जोरबा द बुद्धा हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इकट्ठे करके दिखा सकती हूँ, मेरे सर्कल में है। ओके। तो माँ, जैसे कि आप, मेरे को जानकारी है कि आज आप एक जो अपनी ओशो से जुड़ने के बाद में एजुकेशन में मेडिटेशन या मेडिटेशन इन एजुकेशन जो प्रोसेस आप चला रही हैं, जरा उसके बारे में भी आप बताइए। ऐसा है, जब मैंने पूना से मेडिटेशन का ट्रेनिंग लिया तो मुझे बोला गया कि बहुत लोगों ने बोला कि आप कैंप्स करें जो ओशो के होते हैं। तो मुझे ओशो के कैंप्स करने में इतना रुझान नहीं लगा। तो उससे मुझे लगा कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस के, और उनको कोई ओशो को लेकर के कोई नेगेटिव वो नहीं उनके दिमाग में भरा पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए काम करना है। तो मैंने सबसे पहले DAV IM फरीदाबाद में मैनेजमेंट का कॉलेज है, MBA का, MBA और MCA के कोर्सेज वहाँ चलते हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर थे वो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत वायलेंट हैं
और ये सब बस लड़का लड़की इनके अफेयर टूट रहे हैं, चल रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं, तो आप इनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? तो मैंने एक प्रोग्राम बना के दिया, उसमें सारी ओशो की विधियाँ डाली, ओशो के कुछ डिस्कोर्स डाले, और ऐसा करके मैंने 3 हफ्ते का एक प्रोग्राम उनको बना करके दिया कि आप बच्चों पे ये करके देखिए। और 3 हफ्ते का इसलिए क्योंकि जो हमारा माइंड क्लॉक है वो 21 दिन के बाद ब्रेक होता है और एक नए पैटर्न में ऊर्जा फ्लो करना शुरू करती है। हाँ, ओशो ने कहा ही है, 21 दिन का होता जी, है। 21 दिन का। तो ऐसा एक प्रोग्राम बना के मैंने उसको पास करवाया। DAV IIM, DAV शताब्दी, ये 2 कॉलेज ने अप्रूव किया, और वहाँ पर मैंने रेगुलर उन बच्चों के लिए काम किया। लगभग 5000 से भी ज़्यादा बच्चों पे मैंने काम किया, और उसके आसपास के कई कॉलेजेस, मानव रचना, कई स्कूल्स, वहाँ पर भी मैंने ये क्लासेस रेगुलर कराई। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मास्टर ने मुझे एक मीडियम बनाया कि मैं उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस करूं। और फिर बच्चे बाद में पूछते थे कि मैं पहले नहीं बताती थी कि मैं कोई ओशो की सन्यासी हूँ या मैं ये सब, जब वो ध्यान विधियाँ करते थे और उनको उनके अंदर बदलाव शुरू होता था, तो वो मुझे आके बताते थे कि मैम हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ये जो आपने बीच में डिस्कोर्स चलाए थे, कौन बोल रहे थे? फिर मैं उनको बताती थी ये मास्टर ओशो हैं, और इनके बारे में अगर कुछ और जानना है तो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाओ और थोड़ा उसको जा कर के एक्सप्लोर करो। फिर कोई बुक पूछता था तो उसको बुक सजेस्ट कर देनी। तो इस तरह से मैंने काम करा। तो मुझे बहुत उसकी खुशी है कि मास्टर ने मुझे ये मीडियम बनाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यानी इस तरीके से आपने अपने ओशो से, जो हम चाह रहे हैं जुड़े लोग बाग, आपने ओशो से उनको कनेक्ट कर दिया। आपने जैसे कहा कि आपने मेडिटेशन इन एजुकेशन बच्चों के साथ में किया, क्या कभी ये एक्सपेरिमेंट किसी बड़े के साथ में भी किया? कुछ कॉर्पोरेट में की तरफ की कभी गए आप? जी, मैंने बहुत से कॉर्पोरेट्स के लिए काम अभी भी करती हूँ, और जिनमें बहुत, एक तो सबसे पहले टाइम्स फाउंडेशन से ही मैंने स्टार्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का ग्रुप है टाइम्स फाउंडेशन। तो उसके अलावा अल्काटेल, BHEL, NTPC, ये सभी मेरे क्लाइंट हैं। इवन हॉस्पिटल, मैक्स का एक हॉस्पिटल है पुष्पांजलि, उनके स्टाफ के लिए, उनके नर्सेज, उनके डॉक्टर्स, सबके लिए मैंने, जो कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। और कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस ने तो मुझे एक मेडिटेशन का रूम बना करके दे दिया था कि आप जब आएँ तो ये आपका रूम सेपरेट ही होगा मैम, हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उस सब का मैं तो ओशो को ही वो दूंगी, क्योंकि उनकी विधियाँ ही ऐसी हैं, उनका तरीका ही ऐसा है कि मनुष्य अपने आप में ही उस बदलाव उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। भाई ये तो आपने मेरे को बड़े कमाल की बात करी कि आपने NTPC, BHEL, BHEL जैसी कंपनियों को आपने जो है वहाँ पे जाके एजुकेशन दे रखी है, मेडिटेशन के बारे में बता रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य कर रही है आप। थैंक यू। तो आपका माँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इतनी सारी बातें ओशो के बारे में बताई। तो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने माँ प्रेम मीरा से जाना ओशो के विजन के बारे में, ओशो के प्रेम के बारे में, ओशो के ध्यान के बारे में, किस तरीके से वो एजुकेशन इन मेडिटेशन या मेडिटेशन इन एजुकेशन किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट हो रही हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले ओशो प्रेमी के साथ।